अय्याश प्रस्थ किस्त नंबर 12। सारी जिंदगी मैंने माँ को लकड़ियाँ जलाते देखा था और अब वो दमे की मरीजा बन चुकी थी। उनकी सांस बंद हो जाती, मैं जब सोचती तो रोती, रोने के सवा और मैं कर भी क्या सकती थी। माँ के इलाज के लिए घर में कुछ न था। मामू को कायल किया तो वो चुपचाप बाहर निकल गए। 2 दिन के बाद मामू ने मुझे कहा, आयशा मैंने तुम्हारे लिए काम तलाश किया है, सुबह जाना है और दोपहर को वापस घरे। छोटी सी नौकरी सोने चांदी से कम न थी। मैंने काम शुरू किया तो थोड़े पैसे आने लगे। उन पैसों से कुछ माँ की दवाई आ जाती और कुछ खाने पीने में ही खर्च हो जाते। माँ को सांस की जो बीमारी लगी वो खा गई। इसे मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई। माँ की मौत ने ऐसा तोड़ा मुझे, मैं जिंदा रहना ही भूल गई। मगर जिंदगी तो जनी ही पड़ती है। माँ की आंखें बंद करने की देर थी कि मेरे मामू ने मुझे काम पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। जिस दिन मुझे तनख्वाह मिली, इसी दिन जब मामू घर आए तो मैंने आधे पैसे उन्हें दिए तो वो पैसे मुझे वापस करते हुए बोले, ना अब मुझे पैसों की जरूरत नहीं, तुम अपने लिए उन पैसों के कपड़े खरीद लो। ये कहते हुए मामू ने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा तो मेरे आंसू निकल आए। माँ सही कहती थी, जैसा भी है मेरा भाई है, हमारे सर पर है। और आज मैंने मामू के अंदर छुपी हुई इस मोहब्बत को महसूस किया था। जैसे महसूस करते ही मेरी आंखें छलक गई। अगले दिन जब मैं काम से घर आई तो एक औरत और मर्द को मामू के साथ बैठे कि मुझे देखते ही मामू ने इस औरत से कि देखो ये आ गई, अभी हम तुम्हें ही याद कर रहे थे और तुम आ गई। मैंने उन्हें सलाम किया और अंदर कमरे में आ गई। वो औरत कोई 35-36 साल की हो गई और उसके साथ वो मर्द भी। देखने में वो मुझे आम से लगी। मैं अभी उनके मुताल्लिक सोच ही रही थी कि वो औरत अंदर कमरे में आ गई और मुझे प्यार करते हुए बोली, तुम्हारी माँ के मरने का बहुत अफसोस है, लेकिन तुम फिक्र न करो किसी बात की, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई, ये अजनबी औरत कौन है? खैर मैं समझी शायद माँ की ताज़ियत करने के लिए आए हैं और मुझसे हमदर्दी में ये सब कह रही है। इसने जाते हुए हजार के 5 नोट मेरे हाथ में दिए। मैंने बहुत इनकार किया मगर वो बज़िद थी। मैंने पैसे रख लिए। उनके जाते ही मामू ने कहा कि ये मेरे जाने वाले हैं जो कि लाहौर से सिर्फ मेरी माँ की ताज़ियत के लिए थे। मुझे हैरत हुई, मैं कभी लाहौर नहीं गई थी मगर इतना जरूर जानती थी कि कराची से लाहौर बहुत ही दूर है और बकौल मामू के वो यही सिर्फ ताज़ियत पेश करने कोई इतनी दूर किसी करीबी रिश्तेदार के लिए ही जाता है, न कि किसी गैर और अजनबी के लिए, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी उन लोगों को नहीं देखा था। मामू ने मजीद मुझे कहा, उन लोगों की एक छोटी सी फैक्ट्री है जहां बहुत सी ख्वातीन सिलाई का काम करती हैं और अच्छे खासे पैसे कमा रही। मैंने उन लोगों से तुम्हारी बात भी की है, वो तुम्हें रहाइश के साथ साथ काम भी देगी। मैंने हैरत से मामू की जानिब देखा। मैं कहना चाहती थी कि मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाओ गए, मगर मामू फिर बोल पड़े, मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं तुम्हारी वजह से कहीं आ जा नहीं सकता। जाता हूँ तो मेरा ध्यान तुम्हारी जानिब लगा रहता है और फिर मुझ पर कर्ज भी बहुत बढ़ गया है। इससे पहले कर्ज वसूल करने लोग इस घर की जानिब आए। मैं चाहता हूँ तुम किसी महफूज जगह पर पहुँच जाओ। घर कौन सा अपना है, किराए का है, आज यहाँ तो कल कहीं, और तुम्हारी माँ के बाद अब मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। परेशान हूँ, बस तुम राजी हो जाओ और वहाँ जाकर खूब दिल लगाकर काम करना और कोई घर किराए पर ले लेना, फिर मैं भी वहाँ चला आऊंगा। मैंने सारी बात कर ली। वो लोग तुम्हारी हर लिहाजा से हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है। बस ये सलाम दुआ है जो काम आ गई। मैं क्या करती। आखिर एक दिन वो औरत अकेली आई और मैं इसके साथ लाहौर आ गई। यहाँ एक घर में इसने मुझे 2 दिन मेहमान की तरह रखा। मैं जब भी काम के मुतालिक सवाल करती वो औरत बात को टाल जाती। फिर एक शाम मुझे वहाँ से वो औरत कहीं और ले गई। मुझे जब तक समझ आती मैं बुरी तरह से उन लोगों में फंस चुकी थी। ये जो नया घर था जहाँ अब मुझे लाया गया था, वहाँ और भी लड़कियां थी, कोई मर्द ना था। मुझे हैरत हुई। मैं समझी कि ये इस औरत की फैक्ट्री में काम करती हैं और ये उनके रहने की जगह है। इस जगह पर आने के बाद मैंने महसूस किया कि इस औरत का रवैया भी मेरे साथ
बदल चुका था। वो मुझे जानबूझकर नजरअंदाज कर रही थी। मैंने इसे मुखातिब करते हुए कहा कि ये लड़कियां आपकी फैक्ट्री में काम करती हैं, तो इसने मेरी बात सुनकर एक लड़की को आवाज देकर कहा कि इसको ले जाकर कमरे में बंद कर दो और काम के मुतालिक भी समझा दो। औरत की ये बात सुनते ही मेरी टांगें कांपने लगी। इतने में एक बारी भरकम लड़की आई और मुझे साथ चलने को कहने लगी। मैंने औरत की जानिब देखते हुए जाने से इनकार कर दिया। मेरा इनकार सुनते ही औरत ने चलाकर कहा, इसे बालों से पकड़कर घसीटते हुए ले जाओ और देखना किसी किस्म की ये कोई चोट न पहुंचाए। अपने आप को ये ऊपर का माल है। मेरी डर और खौफ से बोलती बंद हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। वो लड़की मुझे कमरे तक कैसे छोड़ गई मुझे पता ही ना चला। मेरी तो सांस चल रही थी और बस जब कुछ समझने के काबिल हुई तो उठकर इस खाली कमरे का जायजा लेने लगी, जहां सिर्फ एक चटाई के और कुछ न था। ये वो कमरा था जहां हर नई आने वाली लड़की को रखा जाता सामान से खाली, ताकि कोई लड़की खुदकुशी अपने आप को किसी किस्म का कोई नुकसान न पहुंचा सके। मुझे से कुछ और ना बन सका तो मैं दरवाजा पीटने लगी और जोर जोर से चलाने लगी। अचानक इस औरत ने दरवाजा खोला और एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पे रिसद किया तो मैं लड़खड़ा कर नीचे गिर गई और वो औरत चिल्लाते हुए कहने लगी, तेरे मामू ने तुझे बीजा है पूरे 10 लाख। मैं अगर चिल्लाना ही है तो इस पर चलाओ। अब अगर तुमने दरवाजा बजाया तो तुम्हारी कपड़े उतार कर तुम्हें नंगा कर दोहे गई। इसकी बात सुन के मेरी रूह तक अंदर से कांप गई। मेरा दिल चाहा जमीन फट जाए और मैं इसमें उतर जाऊं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। क्या ये औरत सच बोल रही है? मेरे सगे मामू ने मुझे बीच दिया। मैं रू रू कर अल्लाह से दुआएं करने लगी, वो मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाले, फिर मुझे मौत आ जाए। रोते रोते मेरा गला बैठ गया। एक दीवार से लगकर मैं बैठ गई। शाम को इसी लड़की ने दरवाजा खोला और एक निहायत ही मकरो किस्म की शक्ल विला आदमी अंदर दाखिल हुआ। वो मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगा। फिर इसने इसी लड़की से कहा, ठीक है। तो वो लड़की बाहर चली गई। वो आदमी जैसे ही दरवाजा बंद करने लगा मैंने शोर मचा दिया। वो डर के बाहर चला गया। इसके जाते ही वही औरत और वो लड़की जो मुझे कमरे में छोड़ कर गई थी, दोनों ने कमरे में आते ही मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं नीचे गई मगर वो लगातार मुझे मारती रही। जब थक गई तो दरवाजा बंद करके वापस चली गई। मेरी आंखों में अंधेरा सा छा गया। मुझे कुछ खबर नहीं मैं कैसे किसी तरह यास्मीन बाई के यहाँ पहुंची। मेरी जब आँख खिली तो मैं बिस्तर पर थी। दर्द की वजह से मेरा पूरा जिस्म दुखे रहा था। मैं कितनी देर होशो होश की दुनिया से बेगानी रही मुझे कुछ पता नहीं। वो बातें करती और आंसू गिराती जाती। मैंने एक लंबा सांस छिवरती हुए कहा, इसका मतलब है तुम्हें कराची से पहले लाहौर लाया गया और वहां से फिर यहाँ, यानी 7 है 4 घंटे का सफर बनता है और तुम सारे सफर में बाविश ही रही। फिर जब तुम्हें होश आया फिर क्या हुआ? आयशा ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, जब मेरी आँख खिली तो मैंने बीना को देखा जो मुझ पर झुकी हुई थी। मैं घबरा के जल्दी से उठ बैठी। बीना ने मुझे यूं देखा तो यास्मीन बाई को भला लाई, जिसने आते ही मुझे कहा, लाल कि ये वो जगह नहीं है जहां तुम थी। यहाँ तुम्हें कोई कुछ तब तक नहीं कहेगा जब तक तुम कुछ कहने का मौका नहीं दोगी, और अगर तुमने किसी किस्म की कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश की, बात ना मानी, तो याद रखना तुम्हारी टुकड़े करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अब यही तुम्हारा ठिकाना है। सब कुछ मिलेगा, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। बस हमारे धंधे का ख्याल रखना। मुझे पीने के लिए हल्दी मिला दूध दिया गया। मैं 2 दिन से भूखी थी और फिर अगले दिन आप वहाँ एक बाकी सब आप जानते हैं। अच्छा ये थी तुम्हारी कहानी, मैंने कहा। तो वो नजरें उठाकर मुझे देखने लगी। मैंने गौर से इसकी आंखों में देखा तो वो नजरें झुका गई। मैंने कहा, अच्छा ये बताओ, जब मैं वहाँ बरामदे में दूसरी लड़कियों के साथ बैठा था और तुम मुझे देखते ही फौरन भाग क्यों गई थी? पहले तो वो खामोश रही, फिर कहने लगी, क्योंकि मैं खुद को छुपाना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि अब बाहर बेटी है। मैं तब पहली बार कमरे से बाहर निकली थी ताकि हालात का जायजा ले सकूं, क्योंकि मुझे वहां नहीं रहना था। और फिर अब
को अंदर भेजा गया। आपको देखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे वो खामोश हो गए। मैंने चंद लम्हे इंतजार किया मगर वो खामोश ही रही। मैंने कहा, आयशा तुमने बात अधूरी छोड़ दी, मुझे देख के तुम्हें कैसा लगा बताओ मुझे। आयशा ने कहा, मुझे लगा जैसे अल्लाह पाक ने आपको मेरे लिए वहां भेजा हो। आयशा के ये अल्फाज सीधे मेरे दिल में जाकर लगे। जिस लम्हा मैंने आयशा को गौर से देखा था मुझे इसकी आंखों में बेपनाह कशिश महसूस हुई थी, वरना मैं तो दिल में वापस पलट जाने का इरादा कर चुका था। तब यास्मीन बाई ने मुझे इसके कमरे की जानिब इशारा करते हुए आंख मारी तो मैं मुस्कुरा दिया कि चुल्लू अब आ ही गया हूँ तो फिर पलटना क्यों कर। मैंने फिर पूछा, बताओ तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। आयशा ने कहा, मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा भरोसा था। मेरे सारे जिस्म में सर्दी की लहर सराहत कर गई। मैंने सर झुकाते हुए धामी आवाज में कहा, मैं तो खुद लुटेरा था, बुरी नीयत दिल में लेकर तुम्हारी जानिब बढ़ा था। आयशा ने कहा, अल्लाह कब किसी के दिल को फेर देखिया पता, वो तो हर चीज पर कादिर है। मुझे देखे मैं तो अब भी आपके सामने हूँ मगर मुझे अल्लाह की जात पाक पर पूरी तरह मुकम्मल भरोसा है। अब तक इसी ने मुझे बचाए रखा, एक भी वही हिफाजत करेगा जिसने लौटने वाले को ही मेरा मुखाफिज बना दिया। मुझे लगा जैसे मेरे दिल पर किसी ने जोरदार तमाचा दे मारा हो। मैं एक लम्हे में वहां से उठा और वापस चला आया। इस नावल अय्याश प्रस्त का अगला पार्ट सुनने के लिए मेरे इस चैनल स्टोरी 7 सेंटर को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जब अगला पार्ट अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं फिर अगली